हेलो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ट्रक से सामान उतारते उतारते नेहा थक कर चूर हो गई थी। यूं तो यह पैकर्स वालों की जिम्मेदारी थी, फिर भी अपने जीवन भर की बसी बसाई गृहस्थी को यूं एक ट्रक में समाते देखना और फिर भागते हुए ट्रक में उसका कोले लेना, यह सब झेलना भी कोई कम धैर्य का काम नहीं था। उसका मन तब तक ट्रक में ही अटका रहा जब तक वह सही सलामत अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच गया था। खैर, नेहा के लिए यह कोई नया तजुर्बा नहीं था। तबादले का दंसा तो वह अपने पिता के साथ बचपन से ही झेलती आ रही थी। हाँ, इसे दंस कहना ही उचित होगा, क्योंकि इसकी तकलीफें तो वह जानती थी जो इसे भुगतता है। नेहा को यह बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि स्थानांतरण होने वाले दुष्परिणामों से वह भली भांति परिचित थी। बाकी सब बातों का परवाह न करके जिस बात से नेहा सबसे ज्यादा विचलित रहती थी वह यही थी कि पुरानी साथी एकाएक छूट जाते हैं। सभी दोस्त साथी, गली मोहल्लों के रिश्ते पलक झपकते ही पराये हो जाते हैं और हम खाना बदोशों की तरह अपना तंबू दूसरे शहर में तानने को मजबूर हो जाते हैं। अजनबी शहर, उसके तौर तरीके अपनाने में काफ़ी दिक्कत आती है। नए शहर में कोई परिचित चेहरा नजर नहीं आता। वह सुख दुख की बात करे तो किससे, घर जाए तो किसके, और अपने घर बुलाए तो भी किसे। नया शहर, नया घर उसे काटने को दौड़ता था। सौरभ यानी नेहा के पति को इससे विशेष फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनको तो आते ही ड्यूटी ज्वाइन करनी होती थी और वे व्यस्त हो जाते थे। यही हाल बेटे पर्व और बेटी पूजा का था। वे भी अपने नए स्कूल व नई कॉपी किताबों में खो जाते थे। रह जाती थी तो नेहा घर में बिल्कुल अकेली अपने अकेलेपन से जूझती। यह तो भला हो नई तकनीकों का, जिसके अकेलेपन को दूर करने के कई साधन निकाल रखे हैं। नेहा उठते बैठते फेसबुक व व्हाट्सएप के जन्मदाताओं का आभार व्यक्त करना नहीं भूलती थी। उसकी नज़र में लोगों से जुड़े ये साधन अकेलेपन को काटते ही हैं, साथ साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी प्रदान करते हैं। खासकर स्त्रियों को घर में चारदीवारी में रहकर भी वह अपने मन की बात इनके जरिए कर सकती है। दिनचर्या से निर्मित होने के बाद वह रोज की तरह नेहा अपना स्मार्टफोन लेकर बैठ गई। उसमें एक फ्रेंड रिक्वेस्ट थी। नाम पढ़ते ही वह चौंक गई। नीरज सक्सेना। उसने बड़ी उत्सुकता से उसकी प्रोफाइल खोली तो खुशी से आश्चर्य से झूम उठी। अरे, यह तो वही नीरज है जो मेरे साथ पढ़ता था। उसके मुंह से निकला। पापा का अचानक से ट्रांसफ़र हो जाने के कारण वह किसी को अपना पता नहीं दे पाई थी और नतीजा यह था कि फेयरवेल पार्टी के बाद आज तक किसी पुराने सहपाठी से नहीं मिल पाई थी। उसके अंतर्गत का एक कोना अभी भी खाली था, जिसमें वह सिर्फ और सिर्फ अपनी पुरानी यादों को समेट कर रखना चाहती थी। और आज नीरज की ओर से भेजी गई फ्रेंड रिक्वेस्ट दिल के उसी कोने में उतर गई थी। उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली। फिर तो बातों का सिलसिला चल निकला। जब भी मौका मिलता दोनों पुराने दिनों की बातों में डूब जाया करते थे। बातों ही बातों में उसे पता चला कि नीरज भी इसी शहर में रहता है और यहीं आसपास रहता है। नेहा ने सौरभ को भी यह बात बताई तो सौरभ ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम सदा शिकायत करती थी कि आपके तो इतने पुराने दोस्त हैं, मेरा कोई नहीं। अब तो खुश हो ना, किसी दिन घर बुलाओ उन्हें। एक दिन नेहा ने नीरज को घर आने का न्योता दिया। इसके बाद बातों के साथ साथ मिलने जुलने का सिलसिला भी शुरू हो गया। नीरज को जब भी फुर्सत मिलती वह नेहा से बात कर लेता और घर भी आ जाता था। नीरज अक्सर अकेला ही आता था। तो एक दिन सौरभ बोले, भाई क्या बात है, आप एक बार भी भाभी जी या बच्चों को नहीं लाए? उनको भी लाया कीजिए। यह सुनकर नीरज बोला, अवश्य लाता, यदि वे होते तो। क्या मतलब, तुमने अभी तक शादी नहीं की? सौरभ ने चुटकी काटी, तब जबकि नेहा सौरभ को बात बचा चुकी थी कि वह शादीशुदा है और एक बेटे का बाप भी है। सौरभ की बात सुनकर नीरज झेप कर बोला, मेरा कहने का मतलब था यदि वे यहाँ होते। प्रिय व संदीप अभी यहाँ शिफ्ट नहीं हुए हैं। स्कूल में एडमिशन के दिक्कत की वजह से ऐसा करना पड़ा। ठीक कह रहे हो तुम, बड़े शहर में किसी के अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाना भी कम तरीक़ी नहीं है। हमने भी बहुत पापड़ बेले हैं बच्चों को एडमिशन के लिए। अब सौरभ और नीरज में भी दोस्ती हो गई थी और स्थिति यह थी कि कई बार नीरज बिना न्योता के भी खाने के समय आ जाता था। नीरज के घर में आने से नेहा बहुत खुश रहती थी और बहुत ही
मनुहार से उसकी खातिरदारी भी करती थी। एक बार खाने के समय नीरज के बार बार मना करने पर भी नेहा ने एक चपाती परोस दी तो सौरभ से रहा ना गया और वे बोले, खा लो भैया, इतनी खुशामद तो मेरी भी ये नहीं करती। बात साधारण थी पर नेहा को यह चेतावनी सी प्रतीत हुई। पति पत्नी के नाजुक रिश्तों में कभी कभी ऐसी छोटी छोटी बातें भी नासूर बन जाती हैं। इसका एहसास था उसे। उस दिन के बाद वह हर वक्त यह ख्याल भी रखती थी कि उसके किसी के व्यवहार के लिए सौरभ को टोकना ना पड़े, क्योंकि रिश्तों में पड़ी गांठ सुलझाने में हम अक्सर खुद ही उलझ जाते हैं। एक शाम जब सौरभ ऑफिस से आए तो वे बोले, आई एम सॉरी नेहा, मुझे कंपनी की ओर से 20 दिनों के लिए टूर अमेरिका जाना पड़ेगा। मेरा मन तो नहीं है कि मैं तुम्हें इस नए शहर में इस तरह अकेले छोड़ कर जाऊँ, पर क्या करूँ, बहुत ज़रूरी है, जाना ही पड़ेगा। यह सुनकर नेहा को उदासी व चिंता की परछाइयों ने घेर लिया। वह धम से पलंग पर बैठ गई और रोआसी होकर बोली, अभी तो मैं यहाँ ठीक तरह से सेटल भी नहीं हुई। आप तो जानते ही हैं कि आस पड़ोस वाले सब अपने हाल में मस्त रहते हैं, किसी की परवाह नहीं है यहाँ। ऐसे में 20 दिन अकेले कैसे रह पाओ? ओह डोंट वरी, आई नो यू विल मैनेज इट। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और फिर दूसरे दिन ही सौरभ अमेरिका चले गई और नेहा अकेली रह गई। यो तो नेहा घर में रोज अकेली ही रहती थी, पर इस उम्मीद के साथ कि शाम के सौरभ आएंगे। आज वह उम्मीद नहीं थी, इसलिए घर में उसे सूनेपन का एहसास अधिक हो रहा था। खैर, वक्त को काटना ही था। बच्चों के साथ व्यस्त रहकर कुछ घरेलू कामकाज निपटा कर नेहा अपना जी लगाए रखती थी। बच्चे भी पापा के बिगड़े बिना बड़े अनमने हो रहे थे। नन्ही पूजा तो शायद इसे दिल से ले लिया था। सौरभ के जाने के बाद उसका खाना पीना काफ़ी कम हो गया था। वह रोज़ पूछती पापा कब आएंगे, और नेहा चाहकर भी उसे खुश नहीं रख पाती थी। एक शाम पूजा को बुखार आ गया। बुखार मामूली था, इसलिए नेहा ने घर पर रखी बुखार की दवा दे दी, फिर समझा बुझाकर कुछ खिलाकर सुला दिया। आधी रात को पूजा को कसकसाने की रचना की नींद खुली तो उसे दिखा कि पूजा का बदन बुखार से तप रहा था। नेहा झट से थर्मामीटर ले आई और बुखार 103 डिग्री था। नेहा के होशो हवास उड़ गए। इतना तेज बुखार होने पर वह रोने लगी। फिर हौसला करके उन्हें सौरभ को फ़ोन मिलाया। संयोग से सौरभ ने फ़ोन तुरंत रिसीव किया। रचना ने रोते रोते सौरभ को सारी बात बताई। सौरभ ने कहा, घबराओ मत, पूजा को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाओ। नेहा ने कहा, आप जानते हैं ना, यहाँ रात 12 बज रहे हैं, गाड़ी खराब है, एकमात्र पड़ोसी बाहर गए हैं, मैं और किसी को नहीं जानती तो इसी शहर में नीरज, हाँ यह ना, उसे कॉल करो तो वह तुम्हारी मदद जरूर करेगा। पर सौरभ, इतनी रात को अकेले क्या? नीरज को बुलाना ठीक रहेगा? इसमें ठीक गलत क्या है? पूजा बीमार है, उसे डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, बस इसी समय सोचना जरूरी है। पर फिर भी तुम किस असमंजस में पड़ गई? अरे नीरज अच्छा इंसान है, 2-4 मुलाकातों में ही मैंने उसे जान लिया है। तुम उसे कॉल करो, मुझे किसी की परवाह नहीं। तुम इस मेरी सलाह को मानो या आदेश। ठीक है, मैं कॉल करती हूँ। नेहा ने कह तो दिया, पर सोच में पड़ गई। रात 12 बजे नीरज को कॉल कर बुलाना उसे बड़ा अटपटा लग रहा था। वह सोचती और कुछ देर यूं ही बूत बनकर बैठी रही, पर कॉल करना जरूरी था। वह यह भी जानती थी कि उसे फ़ोन हाथ में लिया और नंबर डायल किया। घंटी गई और किसी ने उसे काट दिया। आवाज़ आई, यह नंबर व्यस्त है। उसने फिर डायल किया, फिर वही आवाज़ आई। अब क्या करूँ, वह फ़ोन ही रिसीव नहीं कर रहा। चलो एक बार और कोशिश करती हूँ, यह सोचकर वह रीडायल कर ही रही थी कि कॉल बेल बजी। इतनी रात को कौन हो सकता है, नेहा ने सोचकर घबरा गई। तभी उसके लैंडलाइन पर फ़ोन की घंटी बजी। उसने डरते डरते फ़ोन रिसीव किया। हेलो नेहा, मैं नीरज, दरवाज़ा खोलो, मैं बाहर खड़ा हूँ। नेहा को बड़ा आश्चर्य हुआ। नीरज ने तो मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया था, फिर यह यहाँ कैसे आया? पर उसने तो दरवाज़ा खोल दिया। कहाँ है पूजा? नीरज के अंदर आते ही पूजा संभावित ही रचना के पूजा के कमरों की ओर इशारा कर दिया। नीरज ने पूजा के गोद में उठाया और बोला, घर को लॉक करो, हम पूजा को लेकर डॉक्टर के पास चलते हैं। ज़्यादा देर करना ठीक नहीं है। गाड़ी चलाते चलाते नीरज ने कहा, यह तो अच्छा हुआ कि आज मैं सौरभ जी को कॉल रिसीव कर लिया, वरना रात को तो मैं घोड़े बेचकर सोता हूँ और कई बार तो फ़ोन स्विच ऑफ कर देता हूँ। अब रहस्य पर पर्दा उठ चुका था, यानी उसकी कॉल से पहले ही सौरभ का कॉल पहुँच चुका था नीरज के पास। पूजा को डॉक्टर को दिखाकर आवश्यक दवाइयाँ लेकर रचना नीरज को धन्यवाद कहकर विदा कर दिया और फिर सौरभ को फ़ोन लगाया।
इससे पहले कि सौरभ कुछ बोलता, नेहा बोली, धन्यवाद हमारा इतना ध्यान रखने के लिए और मुझ पर इतना विश्वास करने के लिए। इतना विश्वास तो शायद मुझे भी खुद पर नहीं है, तभी तो मुझे नीरज को फ़ोन करने के लिए इतना सोचना पड़ा। सौरभ बोले, मुझे धन्यवाद कैसा, यह तो आदान प्रदान है। तुम भी तो मुझे परदेश में इसी विश्वास के साथ आने देती हो कि मैं लौटकर तुम्हारे पास अवश्य आऊँगा, तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? यह विश्वास नहीं, प्यार है। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। पूरा कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।